अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो आज हम चैप्टर नंबर 2 का एक और टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब पहली बात ये कि वेक्टर्स जो है वो स्केलर्स की तरह ऐड नहीं होते। जैसे हम ऐड करते हैं ना स्केलर्स को कि 4 + 9 = 13, ऐसे ऐड नहीं होते वेक्टर्स, क्योंकि वेक्टर्स में डायरेक्शन का भी चक्कर होता है। डायरेक्शन भी एक बड़ा रोल प्ले करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स में। तो वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके कुछ लॉज हैं। पहले एक बेसिक रूल है जो आपने समझना है, उसके बाद कुछ लॉज हैं जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और उस लॉ का नाम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो बेसिकली पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होगा। लेकिन इससे पहले एक रूल है जो कि आपने समझना है, फिर आप आगे जाएंगे। और वो रूल क्या है कि हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ये एक एडिशन का रूल है जिसको हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। अब समझते हैं इस बात को। स्टेटमेंट में कह रहा है कि 2 or more वेक्टर्स आर एडेड। हम 2 या उससे ज्यादा वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं सच दैट, इसी तरह कि फर्स्ट वेक्टर का जो हेड है। अब हम इसी स्टेटमेंट पर आते हैं। पहली बात कि वेक्टर्स को एक लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जिस जगह पर डायरेक्शन होता है वेक्टर का उसी जगह हम एरो लगा देते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि इस वेक्टर का डायरेक्शन इस जगह पर है, और ये जो लाइन सेगमेंट है ये इसका मैग्नीट्यूड बताती है। इसी तरह हम वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये वेक्टर का टेल कहलाती है या इनिशियल पॉइंट कहलाती है, और ये जो पॉइंट है ये वेक्टर का हेड कहलाती है या वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट कहलाती है। ठीक है, तो उस स्टेटमेंट में कह रहा है कि हम अगर 2 वेक्टर्स को ऐड करें तो हम किसी तरह ऐड करेंगे कि फर्स्ट वेक्टर का जो हेड है इसको हम हेड कहते हैं और इसको हम टेल कहते हैं। फर्स्ट वेक्टर का जो हेड है वो हम कनेक्ट करेंगे सेकंड वेक्टर के टेल के साथ। तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। लेट सपोज करें ये आपके पास 3 वेक्टर्स हैं। एक ये वेक्टर ए है, ये बी वेक्टर है आपके पास, और ये आपके साथ सी वेक्टर है। ठीक है, ये 3 वेक्टर्स हमारे पास मिले हुए हैं। इसका कुछ मैग्नीट्यूड है, इसका भी है, इसका भी है, और इन तीनों के डायरेक्शंस भी हैं। हम इसको ऐड कैसे करेंगे? ये इस स्टेटमेंट के मुताबिक हम जो फर्स्ट वेक्टर का हेड है वो सेकंड वेक्टर के टेल के साथ मिलाएंगे। ये जो फर्स्ट वेक्टर का हेड है, ये हेड है फर्स्ट वेक्टर का, वो हम सेकंड वेक्टर के टेल के साथ मिलाएंगे। यानी ये जो वेक्टर है हम यहां से बनाएंगे, ये हो जाएगा हमारा सेकंड वेक्टर। फिर जो और कह रहा है एंड सो ऑन टिल द लास्ट वेक्टर। इसी तरह हम जो लास्ट वेक्टर है तब तक ऐसा ही यही रूल अप्लाई करते जाएंगे। अब सी वेक्टर जो है उसका जो टेल है वो हम सेकंड वेक्टर के हेड के साथ मिलाएंगे, यानी इसी तरह हम मिलाएंगे। ये हो गया ए वेक्टर, ये बी वेक्टर हो गया, और ये सी वेक्टर हो गया। आगे क्या कह रहा है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, यानी इन तीनों के समेशन के बाद जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो इसी तरह बनाया जाएगा कि उसका जो टेल होगा वो फर्स्ट वेक्टर के टेल के साथ कोइंसाइड करेगा। ये फर्स्ट वेक्टर का टेल है, यहां से हम रिजल्टेंट का टेल बनाएंगे। ठीक है, और जो हेड होगा रिजल्टेंट वेक्टर का वो लास्ट वेक्टर के हेड से कोइंसाइड करेगा, और ये है लास्ट वेक्टर का हेड, यहां से कोइंसाइड करके यहां तक बनेगा। तो ये हमारा हो जाएगा a + b + c का रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसी तरह हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं, इनमें डायरेक्शन का भी रोल होता है। अब जो हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो स्टूडेंट्स, अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं जो कि है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये एक लॉ है जिससे हम 2 वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं और उनका जो रिजल्टेंट आता है उसका हम मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हैं। तो ये लॉ बेसिकली यूज होता है कि हम 2 वेक्टर्स को ऐड करके उनका जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड मालूम कर सकें। ठीक है, इसके नाम से ही जाहिर है कि इसमें पैरेललोग्राम इस्तेमाल होगा, यानी इसमें पैरेललोग्राम इंक्लूडेड होगा। इसके 2 और भी नेम्स हैं, एक है कोसाइन लॉ और एक है ट्रायंगल लॉ। ठीक है, हम इसको कोसाइन लॉ भी कहते हैं और ट्रायंगल लॉ भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ट्रायंगल भी इंक्लूडेड होगा और इसमें कोसाइन फंक्शन भी इंक्लूडेड होगा। तो पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, फिर उसकी जो डेरिवेशन है वो भी हम करेंगे। ठीक है, अब कंसीडर करें 2 वेक्टर्स। एक ये वेक्टर जा रहा है यहाँ तक, और यहाँ से एक दूसरा वेक्टर निकल रहा है। एक ये वेक्टर है ए वेक्टर, और एक दूसरा वेक्टर है ये है बी वेक्टर। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ये एक पैरेललोग्राम मैंने बनाया हुआ है, और ये 2 जो वेक्टर्स हैं ये पैरेललोग्राम की 2 एडजेसेंट साइड्स हैं। 2 ये हैं साइड्स और 2 एडजेसेंट साइड्स ये हैं। ठीक है,
तो आप कंसीडर करें कि एक ए वेक्टर है और एक दूसरा बी वेक्टर है जो कि पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स हैं और वो आपस में एंगल बना रहे हैं जो कि है थीटा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करने के लिए मैंने एक बी वेक्टर का फ्री वेक्टर यहां पे बनाया हुआ है और ए वेक्टर का फ्री वेक्टर यहां पे बनाया हुआ है। ठीक है, तो इससे पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाता है। फ्री वेक्टर का मतलब है कि ये सेम वेक्टर मैंने एक दूसरी जगह पर रखा है और ए वेक्टर सेम मैंने एक दूसरी जगह पर रखा है, तो एक पैरेललोग्राम बन गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, आपने ये पढ़ा होगा, ये हमारा ए वेक्टर हो गया और देखें ये भी बी वेक्टर है और ये भी बी वेक्टर है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हेड टू टेल रूल सेटिस्फाई हो रहा है। ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर का टेल ए वेक्टर के हेड में हेड से कोइंसाइड कर रहा है, तो ये क्या हो गया, हेड टू टेल रूल सेटिस्फाई हो गया। अब हेड टू टेल रूल के मुताबिक जो ये वेक्टर बनेगा ये यहाँ से चला जाएगा और यहाँ तक जाएगा। ये जो वेक्टर है इसको हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर ए और बी का। ठीक है, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये जो वेक्टर है ये दोनों का रिजल्टेंट है। अगर मैं ऊपर वाले ट्राइंगल पर आऊं तो ऊपर भी ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये हेड टू टेल रूल सेटिस्फाई हो रहा है और यहाँ से रिजल्टेंट वेक्टर निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो ट्राइंगल्स आप देख रहे हैं, एक ये वाला ट्राइंगल है नीचे वाला और एक ऊपर वाला ट्राइंगल है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक नीचे वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ, ये मैंने ट्राइंगल ले लिया। ठीक है, अब आप देखें, एक बात देखें, ये थीटा एंगल है जो कि ए और बी के बीच में। जब रिजल्टेंट बना इनके बीच में तो ये थीटा जो है ना वो डिवाइड हो जाती है दो एंगल्स में, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, एक ये एंगल और एक ये एंगल। इसको मैं अल्फा कह रहा हूँ, इसको मैं बीटा कह रहा हूँ। अब एक ट्राइंगल का रूल है कि जब दो एंगल्स डिवाइड हो जाती हैं एक पैरेललोग्राम में तो दो ट्राइंगल्स बनते हैं। अब दोनों ट्राइंगल्स में ये जो एंगल्स बन रही हैं अल्फा बीटा, ये अपोजिट साइड पर अपोजिट हो जाती हैं, यानी अल्फा अगर यहाँ पे एक ट्राइंगल में होगी तो यहाँ पर अल्फा दूसरे ट्राइंगल में होगी। अगर यहाँ पे बीटा आएंगे एक ट्राइंगल में होगी तो बीटा वहाँ पे दूसरे ट्राइंगल में होगी। तो ये इसी तरह डिवाइड हो जाती हैं एंगल्स। ठीक है, अब ये एक ट्राइंगल बना जिसमें ये एंगल बीटा हो गई, ये एंगल अल्फा हो गई और यहाँ पे जो एंगल है जो कि रिजल्टेंट के सामने वाली एंगल है वो हम गामा ले रहे हैं। ये हमारी रिजल्टेंट के सामने वाली एंगल है। अब ये है ब्लू कलर में जो मैंने बनाया हुआ है, ये है ट्राइंगल जो कि मैंने यहाँ से उठाया है। अब आगे जाएं, मैं क्या कर रहा हूं, ये जो बी वेक्टर है, ये जो बी वेक्टर है ये वाला, इसके मैं पार्ट्स कर रहा हूं, इसके मैं कंपोनेंट्स कर रहा हूं। ये आगे चलकर आप टॉपिक भी पढ़ेंगे। ये वाई कंपोनेंट हो गया, ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट, ये एक्स कंपोनेंट और ये बी वेक्टर है। ठीक है, ये बी वाई यानी वाई कंपोनेंट और ये बी एक्स यानी एक्स कंपोनेंट। आप देखें, अब ये जो ट्राइंगल बनाया है, ये ट्राइंगल ए बी सी, ये जो ब्लैक से मैं शेड कर रहा हूँ, ये पूरा ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है। ये बी एक्स है, ये बी वाई है और ये ए वेक्टर भी है और ए एक्स भी है, क्योंकि ए वेक्टर पूरा एक्स में ही आ रहा है तो ए एक्स और ए सेम ही हो जाएंगे। अब ये जो पूरा है ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी एक्स, ये दोनों आर एक्स, ये दोनों मिलकर आर एक्स बनाते हैं। ये आर का एक्स कंपोनेंट है और ये जो है वो आर का वाई कंपोनेंट भी है और बी का वाई कंपोनेंट भी है। अब डेरिवेशन पर आते हैं। इस ट्राइंगल से हमें पता लग रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल में एक रूल हम अप्लाई करते हैं जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। उसके मुताबिक जो हेपाटिन्यूज का स्क्वायर होता है, वो बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के। अब यहाँ पे जो हेपाटिन्यूज है वो ये रिजल्टेंट वेक्टर है। आप देख रहे हैं यहाँ पे हेपाटिन्यूज है 90 डिग्री के सामने है, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू आर एक्स, ये है आर एक्स पूरा, ये आर एक्स है पूरा, ये हो जाएगा बेस का स्क्वायर और ये आर वाई है, ये आर वाई है पूरा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल रिजल्टेंट के एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस रिजल्टेंट के वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। अब आगे आए, आर एक्स, ये पूरा आर एक्स है, इसमें दो चीजें आ रही हैं, एक ये ए वेक्टर आ रहा है और दूसरा बी का एक्स कंपोनेंट आ रहा है। ये बी का एक्स कंपोनेंट है और ये रिजल्टेंट ए वेक्टर है। तो ए वेक्टर और बी एक्स वेक्टर को हम जब ऐड करेंगे तब ये आर एक्स बनेगा। तो इसलिए मैं आर एक्स को डिवाइड कर रहा हूं दो चीजों में, ए और बी एक्स में। हमें यहां फिगर से ही पता लग रहा है ये ए एक्स है या ए है और ये बी एक्स है, इन दोनों को ऐड कर रहा हूं तो ये हो गया आर एक्स। तो a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस
आर वाई की जगह मैंने रखा हुआ है बी वाई, क्योंकि यहीं से पता लग रहा है कि बी का वाई कंपोनेंट भी यही है और रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट भी यही है। तो आर वाई की जगह मैंने बी वाई रखा हुआ है और आर एक्स की जगह मैंने यहाँ पे दो चीज़ें रखी हुई हैं जो कि फिगर से पता लग रहा है। अब आपको पता है ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ये ए ये बी प्लस और बी वाई का स्क्वायर मैंने सेम टू सेम रख दिया। अब आगे जाएं, ए का स्क्वायर सेम, बी एक्स हमें पता है कि बी एक्स यानी एक्स कंपोनेंट ये बराबर होता है बी कॉस थीटा और बी वाई वो बराबर होता है बी साइन थीटा। ये आगे चलकर आप पढ़ेंगे भी और आपको आपने मैट्रिक में भी पढ़ाया होगा, ये आपको पता होगा इस हवाले से। बी एक्स को मैंने लिखा है बी कॉस थीटा, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो बी का भी स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस ट्रू ए सेम है, बी एक्स की जगह मैंने बी कॉस थीटा रखा हुआ है, प्लस बी वाई की जगह मैंने बी साइन थीटा रखा हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो बी का भी स्क्वायर हो जाएगा और साइन थीटा का भी स्क्वायर हो जाएगा। आगे ए का स्क्वायर प्लस ये मैंने आगे रख दिया है 2ab cos थीटा। अब ये बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है और ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, इन दोनों में से मैंने बी स्क्वायर कॉमन निकाला तो cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, क्योंकि ये cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी है जो कि 1 के बराबर होती है। तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1। अब यहाँ पे मैंने स्क्वायर मुझे ख़त्म करना है, मुझे सिर्फ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, स्क्वायर रूट दोनों तरफ लूँगा, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लूँगा और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लूँगा, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये आर खुद ब खुद रह जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर। तो ये है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इससे क्या पता लग रहा है कि अगर हमें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता हो, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता हो और इनके बीच में जो एंगल है जो हमने यहाँ पे कंसीडर की थी, ये वाली एंगल थीटा, वो अगर हमें पता होगी तो हम रिजल्टेंट का ईजिली मैग्नीट्यूड मालूम कर सकेंगे।